अस्सलाम वालेकुम। किताब स्टोरीज़ चैनल में नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद कहते हैं। मैंने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दिया तो वहाँ एक औरत रहने के लिए आ गई अपनी जवान पोती के साथ। औरत की पोती 18 साल की हसीना थी, लेकिन जहनी तौर पर मजबूत थी। वो मुझे अंकल अंकल कहती थी। मैं भी उसे बच्ची ही समझता था, लेकिन एक रात जब मेरी बीवी मेके गई तो मुझे बुखार हो गया। मैंने देखा दवाई नहीं है और बाहर जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं ऊपर किराएदारों से दुआ का पूछने गया तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं बिना आहट पैदा किए जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई, क्योंकि वहाँ तो वो लड़की, ये मेरी आंखें क्या देख रही थी। सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई। एक पल को तो मुझे यकीन ही नहीं आया था। मुझे लगा शायद बुखार का असर है। हो सकता है बुखार मेरे दिमाग पर चढ़ गया हो, क्योंकि मुझे कभी इतना तेज बुखार नहीं हुआ था। मगर आंखों देखा सच जुटलाना नामुमकिन था। मुझे हैरत हुई। मैं साकत खड़ा रह गया और मुझे देखकर सामने वाले भी साकत रह गए। शायद वो यूं अचानक मेरे आने की तवक्को नहीं कर रहे थे, इसलिए रात के इस पहर दरवाज़ा भी खुला हुआ था। मैं बगैर किसी काम के कभी ऊपर नहीं जाता था और रात को तो बिल्कुल नहीं जाता था। तभी आंखें फाड़े मुझे देख रहे थे। मूसा, आप इस वक्त कोई काम था? इसने अपना आंचल दुरुस्त किया और लग रहा था वो भूल गई थी कि वो कौन थी और मुझे किस तरह मुखातब करती थी। मगर मुझे सख्त बुखार के बावजूद भी सब याद था। मैंने एक नज़र नफरत और हकारत से उसे देखा, और कभी कभी अल्फाज वो काम नहीं करते जो नज़रें कर जाती हैं। वो कुछ शर्मिंदा हुई और नज़रें नीचे झुका ली, मगर वहाँ खड़े शख्स पर रत्ती बराबर भी असर नहीं हुआ। जाने किस ढीठ हड्डी से बना था। मैंने जहन पर जोर दिया, ये शख्स कौन था? जाने क्यों मुझे देखा देखा लग रहा था। ऐसा लग रहा है मैं इसे जानता हूँ, इससे पहले भी कभी मिल चुका हूँ, मगर कहाँ? या शायद ये सिर्फ मेरा वहम था और मुझे जो पहले ही कमजोरी हो रही थी, अब खड़ा होना दोबर हो रहा था। मैं किसी से बिना कुछ कहे वापस पलट आया और आराम आराम से सीढ़ियाँ उतरने लगा और जाकर बिस्तर पर गिर पड़ा, और सोच सोच कर मेरी तबीयत मजीद खराब होती जा रही थी। तभी मैंने फातिमा को फ़ोन किया जो मेके गई हुई थी, और उसे बताया कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। वो आधे घंटे के अंदर मेरे सामने थी। अपने भाई के साथ मिलकर मुझे डॉक्टर के पास ले गई, मगर अब मुझे अपनी तबीयत से ज़्यादा रात वाले मंजर की फ़िक्र खाए जा रही थी। रात को जो मेरी आंखों ने देखा था वो मंजर बयान से बाहर था। मेरे ऊपर के पोर्शन में किराएदार रहते हैं, नीचे मैं अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता हूँ। शुरू में ऊपर कोई नहीं रहता था, खाली था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना किराए पर दें। मैंने ऊपर वाला पोर्शन किराए पर दिया तो वहाँ एक औरत रहने के लिए आ गई अपनी जवान पोती के साथ। औरत की पोती 18 साल की हसीना थी, लेकिन जहनी तौर पर मजबूत थी। वो मुझे अंकल अंकल कहती थी। मैं भी उसे बच्ची ही समझता था, लेकिन एक रात जब मेरी बीवी मेके गई तो मुझे बुखार हो गया। मैंने देखा दवाई नहीं है और बाहर जाने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं ऊपर किराएदारों से दवा का पूछने गया तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है। मैं बिना आहट पैदा किए जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह फना हो गई। पहले ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, ऊपर से इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा धोखा कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। सारी रात मेरी सोचते गुजरी। अब मैं हॉस्पिटल से घर आ गया था, मगर बिल्कुल चुप था। मेरी बीवी बार बार बोल रही थी कि आज ईशा नहीं आई। तब मेरी आंखों के सामने ईशा के दो दो रूप घूम रहे थे। कहाँ वो मासूम 18 साल की दिमागी तौर पर मजबूर ईशा, और कहाँ वो कल वाली। मुझे चिड़चिड़ी आने लगी। मैंने अपना ध्यान झटक दिया। क्या बात है मूसा, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कोई बात है तो मुझसे शेयर करें। फातिमा मुझे परेशान देखकर बोली। फातिमा, तुम खाला को बोलो हमारा मकान खाली करें इस हफ्ते के अंदर अंदर। मेरी बात सुनकर फातिमा हैरान हुई। मगर क्यों मूसा, ऐसे अचानक? इतने अच्छे लोग हैं, कभी किसी किस्म की शिकायत का मौका नहीं दिया। फातिमा मेरी बात सुनकर परेशान हो गई। फातिमा, जैसा बोला है वैसा करो, मैं मजीद कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने दो टोक अल्फाज में कहा तो फातिमा चुप हो गई, मगर उसकी परेशानी मुझे नजर आ रही थी, क्योंकि वो सदा की रहम दिल थी। इससे बूढ़ी खाला और जहनी तौर पर मजबूर ईशा का दुख हो रहा था। मैंने आंखों के ऊपर बाजू रख दिए। ये इस बात का इशारा था कि मैं इस टॉपिक पर मजीद कोई बात करना नहीं चाहता हूँ। फातिमा मायूस होकर चली गई। तभी खाला और ईशा नीचे आए, काफी परेशान चेहरा लिए हुए थे। खाला ने मेरी तबीयत पूछी और वो काफी परेशान लग रही थी। उनसे बोला नहीं जा रहा था, मगर मैं समझ गया था वो किस लिए आई थी। तभी खाला अपने असल मुद्दे पर आ गई।
मूसा बेटा, समझ नहीं आ रहा हमसे ऐसी कौन सी गलती हुई है जो तुम 1 हफ्ते के अंदर हमें मकान खाली करने का बोल रहे हो। मैं इस बच्ची के साथ कहाँ जाऊंगी जिसे अपना भी सुध बुध नहीं। खाला दुपट्टे के पल्लू से अपने आंसू साफ कर रही थी, जबकि ईशा परेशान चेहरा लिए कोने में खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था खाला भी इस सब में इनके साथ मिली हुई है या खाला को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जाने लोगों के कितने चेहरे होते हैं, हर चेहरे पर निकाब होता है, पहचानना मुश्किल हो जाता है कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन हमारे साथ खेल खेल रहा है, कौन कौन साजिश में शामिल है। जब एक इंसान की हकीकत खुलती है तो हम सबको शक की नज़र से देखते हैं और कभी कभी यही शक हमें ले डूबता है। खाला मुझसे कोई जवाब ना पाकर ऊपर चली गई। मेरी तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। फातिमा दिन रात मेरी खिदमत करती थी। अब मैंने ज़बरदस्ती फातिमा को बच्चों के साथ मेके भेजा क्योंकि इसके इकलौते भाई की शादी थी, वहाँ इसकी ज़रूरत थी। खाला वालों को भी मालूम था कि फातिमा मेके गई हुई है। फातिमा ने कहा था रात को मैं वापस आऊँगी। मैंने उसे कह दिया था कि रात वही रुकना, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रात का खाना खाकर अपने कमरे में बैठा था जब मेरे कमरे का दरवाज़ा बजा। मैंने आवाज़ दी, कौन है, अंदर आ जाओ। तभी दरवाज़ा खोलते ही मुझे ईशा का चेहरा नज़र आया और मैंने अपना मोबाइल रख दिया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो, जबकि तुम्हें मालूम भी है फातिमा घर पर नहीं है। मैंने कड़े तेवरों के साथ कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, सुबह कर लेना, अभी जाओ। मैंने इसे टालना चाहा मगर वो मेरे करीब आई और रोने लगी, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्लीज़ आप मेरी असलियत किसी को मत बताइएगा कि मैं ज़हनी तौर पर बिल्कुल ठीक हूँ। और इस रात उसने बात आधे में छोड़ दी थी। तभी दरवाजे का लॉक चिड़चिड़ाया और मैं परेशान हो गया कि अगर किसी ने ईशा को मेरे कमरे में इस वक्त देख लिया तो क्या सोचेंगे। ईशा ने भी दरवाजे की तरफ देखा और दरवाज़ा खुलने से पहले मेरे सीने से लग गई और मैं इतनी अचानक उस्ताद पर हड़बड़ा गया और फातिमा दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई और हम दोनों को इस हाल में देखकर उसका रंग उड़ गया। मैंने एक झटके से ईशा को धक्का दिया और वो नीचे गिर गई। अभी तो आप मुझे प्यार कर रहे थे, अब क्या हुआ? ईशा वैसे ही बोली बन गई जैसे अब तक बोली बनने की एक्टिंग करती आई थी और मैं ईशा की बात पर बौखला गया। झूठ मत बोलो ईशा, मैंने गुस्से से दाड़ा। ऐसे क्यों डांट रहे हैं, ये बेचारी तो अपने होशो हवास में नहीं है, मगर आप तो अपने पूरे होश में हैं। तभी मुझे घर आने से मना किया था। इतना बड़ा धोखा, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप इतने घटिया हो सकते हैं कि एक मासूम बच्ची पर बुरी नीयत। फातिमा बात आधे में छोड़ती रोती हुई भाग गई और मैंने ईशा की तरफ देखा और वो मुकाराना अंदाज में मुस्कुरा रही थी। मेरा दिल कर रहा था इसको यहीं दफन कर दूं, मगर मुझे अभी फातिमा के पीछे जाना था। मुझे काफ़ी वक्त लगा फातिमा को समझाने में, उसे यकीन दिलाने में, मगर वो मेरी किसी बात का यकीन नहीं कर रही थी और मेके चली गई। बच्चे पहले ही वहाँ छोड़कर आई थी। मेरी तबीयत की वजह से इसे फिक्र हो रही थी, इसलिए फातिमा रात को वापस आ गई थी। मगर ईशा ने ऐसी चाल चली कि मैं दंग रह गया। कल तक जिसे मैं बच्ची समझता था, आज उसने मेरे ही किरदार की धज्जियां उड़ा दी। मुझे अपनी शरीके हयात के सामने शर्मिंदा करके रख दिया। कसूर फातिमा का नहीं है, उसने जो देखा उसे सच समझ लिया। मेरा दिल कर रहा था सारी दुनिया को आग लगा दूं और इस ईशा को ऐसा सबक सिखाऊं कि सबके लिए इबरत का निशान बन जाए। मैं गुस्से से ऊपर की सिमत बढ़ा, तेज तेज कदम उठाता हुआ एक साथ 2-2 सीढ़ियां चढ़ता जा रहा था। मेरी सांस फूली हुई थी। मैं अंदर पहुंचा तो खाला बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। खाला, ईशा कहाँ है? मैंने गुस्से से पूछा। क्या बात है बेटा, खैरियत तो है? इतनी अजलत में क्यों लग रहे हो? हमेशा की तरह खाला के सवालात शुरू हो गए तो मैं अंदर बढ़ा। ईशा ईशा, मैंने हर जगह ढूंढा मगर ईशा कहीं नहीं थी। बेटा यहीं कहीं होगी, तुम बैठ जाओ, खाला ने प्यार से कहा। तब मुझे और गुस्सा आया कि खाला की पोती क्या क्या करती फिर रही है। खाला हर चीज़ से अनजान है। खाला, आपकी पोती कोई ज़हनी मजूर वजूर नहीं है, वो आपको और हम सबको बेवकूफ़ बना रही है। इसकी वजह से फातिमा घर छोड़कर चली गई है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, इतनी बेहया है, आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए थी। मेरा ज़बत जवाब दे गया था और खाला अपनी जगह पर सर झुकाकर खड़ी हो गई। बेटा मैं सब जानती हूँ मगर मैं मजबूर हूँ। इसकी इस बेहयाई की वजह से मैंने इस पर ज़हनी मजूरी का पर्दा डाल दिया। जहाँ भी ले जाती हूँ ये अपने कारनामे से बाज नहीं आती है, हर जगह मुझे शर्मिंदा करवाती है। कितने मकान बदले मैंने सिर्फ इसकी वजह से, मगर ये हर जगह अपना रंग दिखाती है। आखिर दूध का असर है, अपना रंग तो दिखाएगी ना। खाला की भीगी आंखें शर्मिंदा लहजा
اس بات کے گواہ تھے کہ وہ سچ بول رہی تھی۔ تب خالہ نے اپنی کہانی سنائی۔ ہمارا تعلق ایک شریف کھاتے پیتے گھرانے سے تھا۔ میرے شوہر بہت نیک اور 5 وقت کے نمازی تھے۔ ہمارے 2 ہی اولاد تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ بیٹی بڑی تھی، بیٹی کی شادی کر دی۔ جب بیٹے کی شادی کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کرے گا۔ ہم نے بھی سوچا اس کی زندگی ہے، اس کی مرضی ہے، جس سے چاہے شادی کرے۔ ہم بیٹے کی خوشی میں خوش ہو گئے، مگر ہمارے بیٹے نے ہمارے سارے خواب توڑ ڈالے جب اس نے شادی کے لیے ایک بازاری عورت کو چنا۔ اس بات پر باپ بیٹے کا بہت جھگڑا ہوا۔ میں بھی پریشان تھی۔ میں نے احمد کو بہت سمجھایا، مگر وہ اپنی ضد پر اڑا رہا اور باپ کی ناراضگی موڑ لے کر اس عورت سے شادی کر لی اور اسے لے کر الگ گھر میں رہنے لگا۔ اس دوران ہم بیٹے کی شکل دیکھنے کو ترس گئے تھے۔ میری تڑپ دیکھ کر مجھے شوہر نے اجازت دی کہ تم جا کر اپنے بیٹے سے مل آیا کرو، اور یوں میں کبھی کبھی بیٹے سے مل آتی تھی۔ میرا بیٹا کافی پریشان اور الجھا لگتا۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا، بیٹا آخر کیا وجہ ہے جو تم اس قدر پریشان رہتے ہو؟ تب احمد نے کہا، امی میں پچھتا رہا ہوں، میں نے فائزہ سے شادی کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ گھر بسانے والوں میں سے نہیں ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اسے چھوڑ دوں، مگر اب اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا۔ وہ ماں بننے والی ہے۔ میں نے جانے کیسے اسے یہاں روک رکھا ہے۔ اسے گھر میں بالکل مزہ نہیں آتا۔ اس کے طور اتوار بھی شریفوں والے نہیں ہیں۔ اب مجھے ڈر ہے اگر مجھے فائزہ سے بیٹی پیدا ہوئی تو میرا کیا ہوگا۔ ایسا کہہ کر احمد چپ ہو گیا۔ وہ بہت پریشان تھا۔ مجھے اس کا بہت دکھ ہوا۔ میں نے کہا، بیٹا ہم نے تمہیں سمجھایا تھا مگر تم نہیں مانے۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا۔ وہ بھی دن آ گیا جب فائزہ نے ایک خوبصورت بیٹی کو جنم دیا، اور اس دن احمد مجھے وقت سے پہلے بوڑھا لگنے لگا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ تمہاری بھی بیٹی ہے، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تب احمد بولا، اماں ڈر اس بات کا ہے فائزہ اس کی کیا تربیت کرے گی، جبکہ وہ خود یہاں قید سمجھتی ہے اور یہاں سے جانا چاہتی ہے۔ تب میں نے احمد کو سمجھایا، احمد بیٹا اولاد پاؤں کی بیڑی ہوتی ہے، فائزہ کہیں نہیں جائے گی۔ بچی جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، میں بیٹے کے گھر جاتی تو فائزہ بچی کو زرق برق کے کپڑے پہنا کر رکھتی اور میک اپ کرتی۔ اس بات پر احمد اور فائزہ کا جھگڑا ہوتا، اور ایک دن فائزہ رات کے اندھیرے میں گھر سے پیسے اور زیورات چرا کر بھاگ گئی۔ احمد نے اس بات کو دل پر لے لیا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی جگ سائی ہوئی ہے۔ اب احمد اور عیشا کو میں گھر لے آئی تو احمد نے باپ سے معافی مانگی تھی اور کہا میں نے آپ کا کہنا نہیں مانا تھا، اس لیے یہ سزا ملی۔ باپ نے احمد کو معاف کر دیا تھا۔ احمد کو ہم نے بہت کہا کہ دوسری شادی کر لے، مگر احمد نہیں مانا، اور عیشا بچپن سے ہی تیز ترار، ضدی اور نڈر تھی۔ ہر وقت ماں کے جیسی بن ٹھن کر رہتی، عجیب عجیب حرکتیں کرتی، اگر کوئی سمجھاتا تو غصے سے چیخنے چلانے لگتی۔ عیشا ہو بہو ماں پر تھی۔ ان سب باتوں کا اثر احمد نے اپنے دل پر لیا اور اندر ہی اندر گھٹتا رہا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ احمد کے دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بہت علاج کروائے مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ جاتے جاتے احمد نے مجھے کہا تھا، اماں میں تو جا رہا ہوں، پر آپ کے لیے عیشا کی شکل میں ایک آزمائش چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ احمد کی موت ہمارے لیے بہت بڑا صدمہ تھی۔ ہمارا اکلوتا بیٹا تھا۔ ہم میاں بیوی ٹوٹ کر رہ گئے تھے۔ تب میری بیٹی سعدیہ اور میرے داماد ہمارے ساتھ رہے، ہمیں ہمت دی، ہمیں زندگی کی طرف لائے۔ احمد کے ابا اس حادثے کے بعد خاموش ہو گئے تھے۔ مجھے عیشا کی فکر ہوتی، ہر جگہ میں اس کے ساتھ سائے کی طرح رہتی، اس کی اچھی تربیت کے لیے کوشاں تھی۔ اسے تعلیم دلوائی مگر اس نے تعلیم بھی آدھے میں چھوڑ دی اور کہا مجھ سے پڑھائی نہیں ہوتی۔ اس کا سارا دھیان فلموں، گانوں اور بننے سنورنے میں تھا۔ میری روک ٹوک سے وہ اور باغی ہوتی گئی۔ عیشا کے دادا بھی اب ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے اپنا مکان کرائے پر دیا اور خود الگ الگ جگہوں میں کرائے پر ایک کمرہ لے کر عیشا کے ساتھ رہنے لگی۔ گھر کے کرائے سے ہمارا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ میں بوڑھی عورت اور تو کچھ کام کر نہیں سکتی تھی، مگر عیشا نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جہاں جہاں بھی میں کرائے پر رہتی، یہ لڑکی اپنے کرتوت دکھاتی، لڑکوں کو پھنساتی، ان سے دوستی کرتی، اور مجبوری میں مجھے وہ محلہ چھوڑنا پڑتا۔ سچ کہا تھا احمد نے کہ یہ آزمائش آپ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میں اب اس کی حفاظت کرتے کرتے تھک گئی ہوں۔ کہتے ہیں خون اپنا رنگ دکھاتا ہے، اس کی رگوں میں بھی میرے بیٹے کے ساتھ ساتھ ہی صورت کا بھی خون ہے، اور کچھ بچپن کی یادیں ماں سے بہت متاثر تھی۔ اب اس کی کرتوتوں پر میں نے ذہنی مزدوری کا پردہ ڈال دیا، مگر یہ لڑکی کبھی نہیں سدھرے گی۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ احمد اور فاطمہ اچھے انسان ہیں، تم ان لوگوں کو تنگ نہ کرنا،
मगर ये लड़की मेरी एक बात भी नहीं सुनती है। बेटा, मैं फातिमा को सारी हकीकत सुना दूंगी, इससे माफ़ी मांगूंगी और तुम्हारा मकान आज ही खाली करके जाऊंगी। मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। खाला ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मैंने इनके हाथ पकड़ लिए। खाला, आप क्यों माफ़ी मांग रही हैं? आपका तो इसमें कोई कसूर नहीं है। और मैंने दिल में सोचा ईशा ने मुझसे बदला लेने के लिए ऐसा किया, क्योंकि मैंने उस दिन ईशा को इस लड़के के साथ देखा। वो दोनों एक दूसरे के इस कदर करीब थे कि मैं शर्मिंदा होकर रह गया। खाला बेचारी नींद की गोली खाकर सो गई थी। इनको पता नहीं था कि रात के अंधेरे में कोई लड़का छुपकर ईशा से मिलता है। और जब मैंने घर खाली करने के लिए कहा तो ईशा ने मुझसे बदला लेने के लिए मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा दिया ताकि मैं इसके करतूत खाला को न बताऊं। अब भी ईशा घर पर कहीं नजर नहीं आ रही थी। मैंने खाला को बोला, खाला, आप इसकी शादी क्यों नहीं करवाती हैं? मैंने खाला को अपनी तरफ से मशवरा देना चाहा। बेटा, कौन करता है ऐसी लड़कियों से शादी? शादी के लिए हर कोई शरीफ लड़की और अच्छा खानदान ढूंढते हैं। और मैंने कोशिश की थी कि इसकी शादी करवा दूं। जब भी कहीं शादी की बात चलती है, इसकी माँ का हवाला जाने कहाँ से आ जाता है। सबको मालूम था अहमद ने बाजारी लड़की से शादी की थी, ये इसी की बेटी है। ये बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। अब तो ये एक नए लड़के के चक्करों में पड़ी है। जब मैंने लड़के को देखा और ईशा को डांटा तो मुझ पर बिगड़ गई और बोली, आपको जरूर अहमद ने ये सब बताया है, मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। खाला की बातें सुनकर मैं हैरान रह गया। एक 18 साल की लड़की इस कदर तेज और चालाक है, किसी से नहीं डरती, इतनी न डर है। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं खाला को फातिमा के मेके ले गया। ये तो शुक्र था कि फातिमा ने किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया था और खाला ने फातिमा को सारी हकीकत बताई। तब फातिमा ने बताया कि मेरे पास ईशा का फ़ोन आया था कि आप जल्दी आ जाएं, अहमद की तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं बच्चों को मेके छोड़कर घर आ गई थी। फातिमा ने मेरी बात का यकीन कर लिया था। जब हम घर वापस आए तो ईशा घर पर नहीं थी और अपनी माँ की तरह खाला और हमारा घर में रखा हुआ नकदी रकम और ज्वेलरी लेकर फरार हो गई थी। एक चिट्ठी छोड़कर गई थी जिसमें लिखा था, मेरे पीछे आने की कोशिश कोई न करे, मैं आफ्ताब से शादी करूंगी। खाला बहुत रोने लगी और बोलती जा रही थी, मैं अहमद की अमानत की हिफाजत नहीं कर सकी। फातिमा और मैंने खाला को समझाया कि आपसे जितना हो सकता था आपने किया। ईशा ने मुड़कर कभी खाला की खबर नहीं ली। खाला को हमने अपने साथ ही रखा। आखिरी वक्त तक खाला हमारे साथ ही रही और ईशा को याद करती रही। घर के कागजात मुझे दिए, कहा ये ईशा की अमानत है, अगर कभी लौट आए तो उसे दे देना। और खाला हमें छोड़कर चली गई। हम सब खाला से बहुत मायूस हो गए थे, इसलिए हमें बहुत दुख हुआ। मैंने आज तक वो अमानत संभाल कर रखी है। शायद ईशा कभी वापस आ जाए या कहीं राह चलते हुए मुझे मिल जाए तो मैं उसे अपनी अमानत वापस कर दूं। और ऐसा ही हुआ। खाला के जाने के 3 साल बाद ईशा वापस आई थी। जब उसे मालूम हुआ कि इसकी दादी अब नहीं रही तो बहुत रोई। ईशा सुधर गई थी, इसने अपना घर बसा लिया था, इसके 2 बच्चे भी थे। ईशा में मुझे काफ़ी तब्दीली लगी। अब वो पहले वाली ईशा नहीं लग रही थी। अपनी माँ की तरह बागी ज़रूर थी, मगर इसकी रगों में इसके बाप का भी खून था और दादी की तरबियत भी थी। वो अपना रंग दिखा गई।